हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि क्लास 9th और क्लास 11th के भी कई टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो हालांकि मैंने डिटेल में इसे लाइव में पहले डिस्कस किया हुआ है, बट एक कोई अलग से वीडियो नहीं थी जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को पढ़ सको। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे और हम इस चैप्टर पे सीधा डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश या पुल को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, आप इसे पुश करते हो यानी कि अपने से दूर धकेलते हो या अपनी तरफ खींचते हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है। फोर्स की वजह से ये सारी चीजें होती है। ठीक। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज इनर्शिया। इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सबसे पहले गैलीलियो ने दिया। तो इनर्शिया जो है वो क्या कहता है? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी। एक टर्म यूज करते हैं हम, इनहेरेंट। ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे हम। इनहेरेंट का मतलब जो जन्मजात हो, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट जब बना होगा तब से होती है इनएबिलिटी। ठीक। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट। स्टेट में यहां पर एक किसकी बात कर रहा है? रेस्ट और मोशन की। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली इनर्शिया बोलते हैं, या फिर सिंपली बोल दो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक। तो इनर्शिया मीनिंग की कोई भी बॉडी जो होती है वो अपने आप ना तो रेस्ट में आ सकती है ना ही वो मोशन में आ सकती है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, उसमें हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ले लेंगे इसके। सो फर्स्ट वन इज इनर्शिया में जब हम पढ़ेंगे, दैट इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी आप सिंपली लिख सकते हो इन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है टेबल पे या कहीं पर भी रखा हुआ बॉक्स, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाए। ठीक है। सिंपली सेकंड जो हमारा आता है दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब इस पे आप कहोगे नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। हमने देखा है कि अगर मैं, मेरे पास एक सुंदर सी बाइसिकल है जो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है। जो बच्चा ये देख रहा है उसकी बाइसिकल है। अच्छा नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बाइसिकल आपको दी जाएगी बड़ी सुंदर सी, इसको अपने आप पेडल मार के चलाते रहना। ठीक है। अब मान लो कि आपकी बाइसिकल है और आप इस पे कोई फोर्स लगाते हो और उसको रिलीज कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनर्शिया पढ़ा है। तो अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दे, इवन देन ये बॉडी किस पे आती है? रेस्ट पे, आपके अकॉर्डिंग। जबकि ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ मस्कुलर फोर्स जीरो किया है, जो आपकी मसल्स लगा रही थी, ओनली वही वाला फोर्स जीरो है, बाकी फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है। कैसे? जो यहाँ पर टायर होता है, टायर यहाँ पर क्या करता है? फ्रिक्शन लगाता है। ठीक है। जो यहाँ पर आपके व्हील्स घूम रहे हैं एक्सल पे, वहां पर फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से बॉडी किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। यानी फोर्स एक्सटर्नल जीरो नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं हम? हमारे सोलर सिस्टम इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, जहां पर बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड में घूम रहे हैं। हमारी सैटेलाइट, अगर हमारी अर्थ सेंटर में है तो बहुत सारे सैटेलाइट इसके अराउंड में घूम रहे हैं। अभी चंद्रयान लॉन्च किया है, उसमें भी तो इनर्शिया ऑफ मोशन यूज किया हमने। क्लियर है? तो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड इज डायरेक्शन। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? यानी कोई बॉडी अगर सपोज एक टाइम के लिए साउथ की तरफ जा रही है, तो बॉडी कभी भी ऑटोमेटिकली किसी दूसरी डायरेक्शन में बेंड नहीं हो सकती। क्लियर है? आप साउथ की तरफ जा रहे हो, अगर सपोज यू आर मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो आप कभी भी ऑटोमेटिकली जो है वेस्ट की तरफ नहीं मुड़ोगे, ना ही आप ईस्ट की तरफ, ना ही नॉर्थ की तरफ। आप 1 डिग्री एंगल भी चेंज नहीं कर सकते बिना फोर्स लगाए। तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे चंद्रयान से को डीबूस्ट किया गया। डीबूस्ट का मतलब उसके अंदर जैसे इंजन लगे होते हैं ना, उनको हटाया गया। वो उसकी डायरेक्शंस को ही तो चेंज करते रहते हैं। ठीक है। स्पीड भी रहते हैं, उसकी डायरेक्शंस को भी चेंज करते हैं। तो दैट इज योर सिंपली इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। ठीक, होप सो आपको तीनों जो पॉइंट्स है इसमें क्लियर हो गएंगे, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट इज योर सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का इसमें सबसे पहला लॉ क्या कहता है आपसे, सिंपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। हाउ, ये कहता है द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, या सिंपली बोलता है अ बॉडी कैन नॉट चेंज its state of rest or motion until an external force is applied on it. A body cannot change its state of rest or motion until an external force is applied ऑन इट। यानी कि जब तक आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो सिंपली ये किसको दिखाता है, इनर्शिया को ही तो दिखाता है। यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। और आपको यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसकी स्पीड सपोज 50 मीटर पर सेकंड है, या फिर x है, x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड है, तो वो x+1 भी नहीं हो सकती, x-1 भी नहीं हो सकती। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा हमने इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया तो हम स्पीड को घटा बढ़ा सकते, क्योंकि स्पीड कम ज्यादा करने से वो रेस्ट पे थोड़ी आ जाएगी जब तक जीरो ना हो। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको इनर्शिया ऑफ मोशन में, कि कोई भी बॉडी जो है वो किस में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी। यहाँ पर उसकी स्पीड में कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेलोसिटी इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, जैसा आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो आप। ठीक है, नाउ सेकंड इज, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, अब हमें पढ़ना है न्यूटन का सेकंड लॉ। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ जो है उसको समझने से पहले आपको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक स्केलर से इसे मल्टीप्लाई किया गया है। आप सिंपली याद रखो कि भाई जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है तो मोमेंटम भी आपको वेक्टर मिलेगा। 9th वाले बच्चे ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ना दे। ठीक है, व्हाट इज वेक्टर, सिंपली जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो। अब यहाँ से एक छोटी टर्म बनती है, दैट इज, इसकी यूनिट क्या है, मास किसमें मेजर किया जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमसे क्या कहता है सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, टर्म ध्यान से सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज होता है विद टाइम, दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज, रेट जहां पर वर्ड यूज हो जाए RATE वाला रेट, उस चीज को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, अब इसी टर्म को आप आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कुछ केसेस में रेशो 1:1 होता है, यानी कई केसेस में आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली हम उस इक्वेशन को आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं हम, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटी सी डेरिवेशन आती है जिसको हम यहाँ भी करके देखेंगे, दैट इज सिंपली आपने लिखा F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। नाउ डेल्टा T इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, तो आप लिखोगे इसे P2 माइनस P1 अपॉन में डेल्टा T रहने दो, इसे T2 माइनस T1 लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, वो लिख देते हो, थोड़ा आपको इजी लगेगा, T2 माइनस T1। नाउ व्हाट इज P2,
मास कांस्टेंट है यहाँ पर, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1, इनिशियल मोमेंटम अपॉन में t2 माइनस t1। इसमें से आप मास को कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से आपका मास जैसे कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, v2 माइनस v1 अपॉन में नीचे क्या है t2 माइनस t1। अब ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज सिंपली द एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो दिस इज योर सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, हमने यहां से एक छोटा सा रिवीजन लेंगे। सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या था, सेकंड लॉ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट है ये वाला क्लियर हो गया हो। इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे देखो अब एम ए है, ए को क्या लिख सकता है वो, v माइनस यू बाय टी, हम जानते हैं इसे। यहाँ पर उसने क्या किया, सिंपली इस टर्म को मॉडिफाई कर दिया, v2 को v लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी v1 को सॉरी v2 को v लिखा फाइनल वेलोसिटी, v1 को u लिखा इनिशियल वेलोसिटी, तो t2 को t लिखना पड़ेगा, t1 को 0 लिखना पड़ेगा और ये टर्म बन गई। और आप सोचोगे ओहो हो नया फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले सारे पुराने हैं, बस यहाँ पर से अलग अलग पॉइंट से उठा लिया। ठीक है, अगर आपसे मोमेंटम में चेंज पूछ ले तो यहाँ से निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी सिंपली क्या लिखोगे, p2 माइनस p1, वो क्या होगा m इंटू वी टू माइनस में m इंटू में v1, निकल गया सिंपल। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारे पास दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज थर्ड लॉ, सिंपल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। कैसे, मान लो यहाँ पर एक सिंपल सा सरफेस है जहां पर टू बॉल्स एक दूसरे से टकराती है, और जैसे ही टकराएंगे तो सपोज दिस इज योर बॉडी 1, दिस इज योर बॉडी 2, और बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाती है। सपोज इस फोर्स को नाम दिया जाता है F, ठीक है, इसको F1 नाम देता हूं मैं। और ऐसे ही बॉडी 2 बॉडी 1 पे फोर्स लगाती है, इसको नाम दे दिया जाता है F2। तो अब F1 जो है और जो F2 है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, पर ये वेक्टर्स है तो इन पे क्या लगेगा, माइनस साइन, नेगेटिव साइन। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जो F1 है और जो F2 है वो है तो इक्वल पर नेगेटिव है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। ये नहीं कि सर हमने थप्पड़ मार दिया तो हमें बहुत मारा ज्यादा रिएक्शन हो गया, वो नहीं होता। अब जब भी किसी को अगर आप थप्पड़ भी मारते हो तो आपके हाथ लाल पड़ जाते हैं, दैट इज सिंपली द रिएक्शन। आपको तो लगना नहीं चाहिए, वो रिएक्शन उसी वक्त हो गया है। तो ये नहीं है पीट के आ जाओ कह दो कि सर ने कहा था, थप्पड़ मार दिया उसको लग गया वापस, ठीक है, लड़ना नहीं है। और ये भी नहीं समझना कि कोई तुम्हें मार दिया तो तुम चढ़ गए शेर बन के, क्लियर है। दिस इज योर सिंपली थर्ड लॉ। तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, ठीक है। थर्ड लॉ के बेसिस पे एक सिंपल सा रूल बनता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भाई मोमेंटम अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 0 रखते हो कहीं पर भी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 0 रखते हो तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज सिंपली थर्ड लॉ, ठीक है। होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इससे और ज्यादा डीप डिस्कशन हमें करना है या आपको कोई और स्पेशल टॉपिक पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।